शादी के बाद वो पक्का सुधर जाएगा और जब उसकी बीवी होगी तो वो बाहर लड़कियों को देखेगा भी नहीं। दादाजी गहरी आह भरते हुए कहते हैं, ठीक है, वैसे भी वो अभी यहीं है तो तुम इतनी चिंता मत करो, बच्चों को फैसला करने दो। दादी भी अपना सर हाँ में हिलाकर बेड पर आराम से लेट जाती है। शाम के समय सभी परिवार वाले एक साथ डाइनिंग चेयर पर बैठे थे। दादाजी हेड चेयर पर, उनकी लेफ्ट साइड में दादी और राइट साइड में अबीर, दिवांशी, गौरी और रेयांश। वही दादी की साइड में रुद्र, आयशा और शंकर बैठे थे। एक सर्वेंट सभी को सर्व कर रहे थे। आयशा रुद्र से नाराज होकर बैठी थी क्योंकि रुद्र ने आयशा को बहुत परेशान किया था। रुद्र आयशा को मनाने की कोशिश कर रहा था। आशु, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो अपनी मुंह खोलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। आयशा रुद्र को घूर कर कहती है, तुम ही खाओ, ऊपर वाले ने मुझे मेरे अपने हाथ दिए हैं तो मैं उनसे खा सकती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कहकर वो अपना मुंह फुलाकर अपना डिनर करने लगती है। वही दीवानसी बुरा सा मुंह बनाकर अपनी प्लेट को देख रही थी क्योंकि उसमें उसके लिए सिर्फ सब्जियाँ और सैलेड थे। दीवानसी को इस तरह प्लेट को घूरता देखकर अभीर उसे टोकते हुए कहता है, घूरना बंद करो और इसे खाओ, तुम्हारे घूरने से ये अपने आप तुम्हारे मुंह में नहीं चला जाएगा। देवांशी अपना बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहती है, लेकिन हम ये घास फूस कैसे खा सकते हैं? बहाने बनाना बंद करो, अभी कुछ दिन तक तुम्हें यही खाना होगा। अबीर की बात सुन देवांशी दादी को देखने लगती है, लेकिन दादी पहले ही उसके इंटेंशन समझकर कहती है, बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं तुम्हें यही खाना होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक होने के बाद तुम अपनी मर्जी का खा लेना। और गौरी के देखो, वो भी तो खा रही है। दादी की बात सुन दिवांशी अपने साइड में बैठी गौरी को देखती है जो चुपचाप अपना सर झुकाकर खाना खा रही थी। दिवांशी भी फिर अपना मुंह बनाते हुए खाने लगती है। वो सामने बैठे शंकर की नज़र तो सिर्फ गौरी पर थी और गौरी भी ये महसूस कर सकती थी, जिससे डरकर गौरी अपना सर भी नहीं उठा रही थी। उसी दिन में किया शंकर के बिहेवियर को याद कर डर लग रहा था। गौरी को इतना शांत देख रियांश उससे पूछता है, बच्चा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? गौरी अपना सर हल्का सा उठाकर कहती है, नहीं भाई, ये बहुत अच्छा है। देवांशी गौरी के कान में धीरे से कहती है, गौरी आखिर तुम कैसे ये सब खा सकती हो, ये तो बिल्कुल फीका है। तभी अभी देवांशी का सर अपनी तरफ घुमाकर कहता है, खाते समय बात नहीं करते, इसीलिए चुपचाप खाना खाओ, वरना मुझे तुम्हें दूसरा लेसन देने की ज़रूरत है। अबीर के दूसरे लेसन को सुन देवांशी को दिन में उनके रूम में जो हुआ वो याद आता है, जिसे याद कर देवांशी अपना सर जल्दी जल्दी नाम में हिलाते हुए जल्दी से अपने डिनर फिनिश करने लगती है। सभी को यूँ एक साथ खाते देख दादी अपने मन में ऊपर वाले से प्रे करते हुए कहती है, ऊपर वाले बस इसी तरह हमेशा मेरे परिवार को खुश रखना। खाना खाने के बाद सभी अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। अबीर रूम में एंटर करता है। अबीर के पीछे पीछे दिमानसी भी रूम में एंटर करती है। दिमानसी जाकर सबसे पहले बाथरूम में फ्रेश होती है। उसके बाद अबीर भी फ्रेश होकर बाहर आता है। अब तक दिवानसी बेड पर बैठी हुई थी। अबीर साइड ड्रॉर से दिवानसी की मेडिसिन निकाल कर दिवानसी को देता है। उसके बाद अबीर दिवानसी को सोने का बोलता है। दिवानसी मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अभी देवांशी को आराम से देखते हुए पूछता है, तो तुम क्या करना चाहती हो? देवांशी थोड़ी देर सोचकर कहती है, आप मुझे एक बुक किताब दे दीजिए, मैं बुक रीड कर लूँगी। देवांशी की बात सुन अबीर अपने रूम की सीक्रेट डोर से स्टडी रूम में से 2-3 किताबें लाकर देवांशी को दे देता है। देवांशी भी उनमें से एक किताब लेकर उसे पढ़ने लगती है। अबीर भी देवांशी की साइड में बैठकर काम करने लगता है। 2 घंटे के बाद अबीर अपना काम फिनिश करके साइड में देवांशी को देखता है तो देवांशी बुक पढ़ते ही सो गई थी। अबीर आराम से दिवांशी के हाथों से बुक लेकर उसे साइड टेबल पर रख दिवांशी को बेड पर सुला देता है। दिवांशी नींद में ही अबीर का हाथ पकड़ उसे अपने सर के नीचे दबा लेती है। दिवांशी की ये क्यूट हरकत देखकर अबीर के होंठ भी हल्के से मुस्कुरा जाते हैं। अबीर आराम से अपना हाथ दिवांशी के सर के नीचे से निकाल लेता है। दिवांशी को अच्छी तरह सुलाने के बाद अबीर बेड से साइड ड्रॉअर से एक ऑइंटमेंट निकाल दिवांशी के पास आता है। अभी दिवांशी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर दिवांशी को पलट करके नाइट सूट को हल्का सा ऊपर करता है। अब अबीर अच्छी तरह से दिवांशी की बैग पर मौजूद उन चोटों के निशान को देख सकता था। इनमें से कई निशान ताज़ा और कुछ निशान सालों पुराने थे। अबीर उन निशानों को हल्के से हाथ से छूकर देखता है, जिससे दिवांशी की नींद में ही हल्की सी सिसकी निकल जाती है। अबीर तुरंत ही अपना हाथ दिवांशी के बैग से हटा लेता है। अबीर अब हल्के हाथ से दिवांशी के चोटों पर दवाई लगाता है। दवाई लगाने के बाद अबीर दिवांशी की नाइट सूट को ठीक कर उसे वापस अच्छी तरह सुलाकर ब्लैंकेट से कवर कर देता है। गौरी का रूम। गौरी को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। उसे नई जगह और अकेले सोने में डर लग रहा था। बहुत देर तक गौरी नींद न आने की वजह से बेड पर करवटें बदलती रहती है, लेकिन जब उसे नींद नहीं आती तो वो एक पिलो लेकर खड़ी होती है। गौरी धीरे से अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर देखती है। पूरा विला इस समय खाली था। सभी सर्वेंट अपना काम करके विला के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। गौरी अपने धीमे धीमे कदमों से चलकर दादी की रूम की तरफ जाने लगती है। शंकर भी इस समय किचन में पानी पीने आया था। वह जैसे ही किचन की लाइट बंद कर
बाहर निकलता है तो उसकी नज़र डरते हुए सीढ़ियों से उतरती गौरी पर जाती है। इतनी रात में गौरी को यूं घूमता देख शंकर अपने मन में सोचता है, ये लड़की इतनी रात में क्या कर रही है, कोई जासूसी तो नहीं कर रही। गौरी जैसे ही सीढ़ियों से उतर के दादी के रूम की तरफ जाती है, तभी कोई उसे पकड़कर सीढ़ियों के पीछे खींच लेता है। गौरी डर से चीख पाते उससे पहले ही उसके मुंह को अपने हाथ से दबा देता है। गौरी डरते हुए अपनी आंखें ऊपर करके देखती है तो उसकी नज़र दो काली आंखों से मिल जाती है जो उसे ही घूर रही थी। ये कोई और नहीं, शंकर था। शंकर गौरी को घूरते हुए कहता है, चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, वरना। गौरी डर से अपने सर को नामे हिलाने लगती है। उसे इस समय शंकर से बहुत डर लग रहा था। शंकर धीरे से गौरी के मुंह से हाथ हटाता है, लेकिन शंकर की धमकी देने की वजह से गौरी बिल्कुल आवाज नहीं करती। शंकर अपनी कोल्ड आवाज में पूछता है, क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात में। गौरी डरते हुए कहती है, वो हमें अकेले कमरे में डर लग रहा था, इसलिए हम बस दादी के पास जा रहे थे। शंकर गौरी के कंधे को पकड़कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? तुम कोई छोटी बच्ची हो जो तुम्हें अकेले डर लग रहा था? सीधा सीधा बताओ तुम क्या कर रही थी? कहते हुए शंकर की पकड़ गौरी के कंधों पर बहुत टाइट हो गई थी। गौरी को शंकर की इतनी तेज पकड़ की वजह से दर्द हो रहा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, लेकिन सर नीचे होने की वजह से शंकर उन्हें नहीं देख पाया था। गौरी डरते हुए अपनी आंसू भरी आंखों को ऊपर उठाकर कहती है, नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम सिर्फ दादी के पास जा रहे थे, शिव जी की कसम। कहते हुए गौरी ने आंसू जो अपनी आंखों में समेट रखे थे वो बहकर उसके गालों पर आ गए थे। साथ ही दर्द की वजह से उसके होंठ भी कांपने लगे थे। शंकर जिसकी नज़र गौरी के ऊपर थी, उसकी आंसू भरी आंखों को देखकर शंकर को अपने अंदर कुछ हलचल सी महसूस होती है। उसे गौरी के आंसू देख अच्छा नहीं लग रहा था। वो गौरी की आंखों से नजरें हटाकर नीचे देखता है तो उसकी नज़र गौरी के सीने पर जाती है, जो डर से लंबी लंबी सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। गौरी के सीने को देख शंकर का मन उन्हें छूने का करता है, लेकिन शंकर अपने आप को डांटते हुए कह रहा है, शंकर तू ये क्या पागल हो गया है? तो ऐसे कैसे सोच सकता है? शंकर गौरी के सीने से नजर हटाकर गौरी के चेहरे को देखता है तो अब उसकी नज़र गौरी के गुलाबी होंठों पर टिक जाती है, जो डर की वजह से फड़फड़ा रहे थे। अब शंकर का अपने ऊपर काबू खोने लगा था और बस गौरी के होंठों को छूना चाहता था। इस बीच गौरी लगातार बस यही कह रही थी, हम सिर्फ दादी के पास जा रहे थे, हम कुछ और नहीं कर रहे थे, ताकि शंकर उसे छोड़ दे। लेकिन शंकर के कानों में तो जैसे गौरी की कोई भी आवाज़ जा ही नहीं रही थी। गौरी कुछ और कह पाती उससे पहले ही गौरी के शब्द उसके मुंह में ही दबकर रह जाते हैं। शंकर गौरी के होंठों पर बहुत ही बेचैन होकर किस कर रहा था। गौरी तो शंकर के इस अचानक एक्शन से शॉक हो गई थी। वो अपने दोनों हाथों से शंकर को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। छोटी सी गौरी शंकर और दीवार के बीच में फंसी हुई थी। शंकर गौरी को लगातार किस कर रहा था, साथ ही अब शंकर के हाथ गौरी की बॉडी पर चलने लगे थे, जिससे गौरी की पूरी बॉडी ने कांपना शुरू कर दिया था। लेकिन शंकर तो जैसे गौरी के होठों में ही घुस चुका था। शंकर के होठों ने जैसे ही गौरी के होठों को छुआ, शंकर का अपने ऊपर से काबू ही छूट गया। आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को किस किया था, उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा गौरी को किस करने पर हो रहा था। वो तो सिर्फ गौरी के होठों का रस पी रहा था, जैसे उन्हें अभी छोड़ना ही नहीं चाहता था। धीरे धीरे शंकर के हाथ गौरी की कमर पर पेट से होकर ऊपर बढ़ने लगता है। ये महसूस कर गौरी की तो आंखें बड़ी हो जाती है। अब तक शंकर के हाथ गौरी के सीने पर पहुंच चुके थे और वो गौरी के सीने को धीरे धीरे सहला रहा था। गौरी अपनी पूरी ताकत लगाकर शंकर को धक्का देकर उसकी गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे शंकर का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। गौरी लगातार गहरी गहरी सांसें ले रही थी, तभी उसे रियलाइज होता है उसने अभी अभी गुस्से में क्या किया है। तभी शंकर अपना चेहरा उठाकर गौरी को देखता है। इस समय शंकर की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और बहुत ही खतरनाक तरीके से गौरी को देख रहा था। शंकर के एक्सप्रेशन देख गौरी तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। गौरी जल्दी से माफी मांगते हुए कहती है, आई आई एम सॉरी, हम नहीं करना चाहते थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन शंकर गुस्से से गौरी के चेहरे को पकड़ गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे थप्पड़ मारने की? ये सब कहते हुए शंकर की पकड़ गौरी के जबड़े पर इतनी तेज थी जैसे उसका जबड़ा ही टूट जाएगा। शंकर गुस्से में गौरी के होठों पर अपने होंठ रख उन्हें बहुत रूडली किस करने लगता है। शंकर लगातार गौरी के होठों को बाइट कर रहा था, जिससे गौरी को अपने होठों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। इसकी वजह से गौरी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। लेकिन शंकर तो जैसे गुस्से में पागल हो गया था। बहुत देर तक किस करते रहने के बाद जब शंकर को अपने मुंह में ब्लड का टेस्ट आता है तो शंकर गौरी को छोड़ता है। शंकर के छोड़ते ही गौरी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। गौरी को इस समय अपने होठों में बहुत दर्द हो रहा था। शंकर गुस्से से गौरी के जबड़े को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हर कोई मुझसे चेहरा उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं करता और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी।
अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। शंकर गौरी के जबड़े को छोड़कर गुस्से में वहां से अपने रूम में चला जाता है। इस समय गौरी की पूरी बॉडी बुरी तरह से कांप रही थी, साथ ही उसे बहुत दर्द हो रहा था। बहुत समय तक गौरी उसी जगह खड़ी होकर अभी अभी जो उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचती रहती है, लेकिन जल्दी ही वो अपना पिलो उठाकर भागकर दादी के रूम के पास जाती है। गौरी जल्दी जल्दी दादी के दरवाजे को नॉक करने लगती है। रूम के भीतर दादी जी सो रही थी। अचानक किसी के दरवाजा नॉक करने पर दादी की नींद खुल जाती है। दादी अपने साइड में देखती है तो दादाजी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। दादी बेड से उठते हुए कहती है, पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया, चैन से सोने भी नहीं देते हैं। दादी दरवाजा खोलकर जब बाहर देखती है तो गौरी को इतना डरा हुआ देखकर पूछती है, गौरी बेटा क्या हुआ, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? लेकिन गौरी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, वो सिर्फ दादी के गले लगकर सिसक रही थी। गौरी के इस तरह रोने से दादी की घबराहट बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद गौरी सिसकते हुए कहती है, हाँ हमें अकेले डर लग रहा था। गौरी की बात सुनकर दादी स्माइल करते हुए कहती है, चल पागल, अगर डर लग रहा है तो इसमें रोने की क्या बात है, चल चुप हो जा, तूने तो मुझे डरा ही दिया था, आज मेरे साथ सो जा। कहते हुए दादी गौरी के आंसू पोंछकर गौरी को रूम के भीतर ले जाती है। दादी गौरी को साइड में सुलाकर खुद बीच में सो जाती है। गौरी भी दादी के सीने से लगकर सो जाती है। ऐसे ही गौरी और दादी नींद के आगोश में चले जाते हैं। अबीर का कमरा। अबीर सुबह अपने जिम करके वापस रूम में आता है। रूम में आते ही उसकी नज़र आराम से सोती हुई दिवांशी पर जाती है। एक नज़र दिवांशी को देखने के बाद अबीर बाथरूम में चला जाता है। 5 मिनट बाद अबीर फ्रेश होकर अपनी कमर पर टॉवल लपेट कर बाहर आता है। अबीर वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल कर चेंज करने लगता है। अबीर जब चेंज करके बाहर आता है तो कोई दरवाजे पर नॉक करता है। अबीर जब डोर ओपन करके देखता है तो डोर पर एक सर्वेंट हाथ में एक पैकेट लेकर खड़ी थी। सर्वेंट उस पैकेट को अबीर की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सर दादी ने ये कपड़े बड़ी बहू रानी के लिए भेजे हैं। दादी ने कहा है कि आज बहू रानी को इन्हीं कपड़ों को पहनकर नीचे आना है। आज उनकी पहली रसोई है। अबीर उस सर्वेंट के हाथ से पैकेट लेकर गेट बंद कर देता है। अबीर उस पैकेट को खोलकर देखता है तो उसमें एक रेड कलर की साड़ी और कुछ ज्वेलरी थी। अभी उस पैकेट को कॉफी टेबल पर रखकर दिवांशी के पास आता है और दिवांशी को जगाते हुए कहता है, रैबिट वेकअप, चलो सुबह हो गई है, आधी दुनिया जाग चुकी है। लेकिन दिवांशी पर तो जैसे अबीर की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। दिवांशी दूसरी तरफ करवट बदल कर सो जाती है। अबीर जब देखता है दिवांशी नहीं जाग रही है तो उसे कान के पास जाकर उसे छेड़ते हुए कहता है, हे रैबिट, तुम एस मेंशन में नहीं हो, तुम अपने ससुराल में हो और नीचे दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो चलो जल्दी से उठ जाओ। देवांशी के कानों में जैसे ही बात जाती है, नीचे दादी उसका इंतजार कर रही है, देवांशी तुरंत अपनी आंखें खोलकर बैठ जाती है। वो घड़ी में टाइम देखती है तो इस समय घड़ी में 7 बज रहे थे। देवांशी जल्दी से बेड से खड़ी होती है और भागते हुए बाथरूम में घुस जाती है। देवांशी की इस तेजी को देखकर अबीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अबीर हल्की तेज आवाज में कहता है, तुम्हारा कपड़ा टेबल पर रखा है तो इन्हें पहनकर जल्दी तैयार होकर आ जाना। फिर अबीर रूम से बाहर निकल जाता है। नीचे लिविंग हॉल में दादाजी, दादी, रुद्र, आयशा, शंकर और रियांश एक साथ बैठे थे। अबीर भी आकर उनके साथ बैठ जाता है। आयशा अबीर से देवांशी के बारे में पूछते हुए कहती है, अबीर भाभी कहाँ है? इतनी देर में एक सर्वेंट कॉफी लाकर अबीर को दे देती है। अबीर कॉफी की सिप लेते हुए कहता है, वो कमरे में रेडी हो रही है। आधे घंटे बाद सभी का ध्यान किसी की पायल की आवाज़ सुनकर सीढ़ियों की तरफ जाता है, जहाँ से इस समय दिवांशी उतर रही थी। इस समय दिवांशी ने एक रेड कलर की शिफॉन साड़ी पहनी थी, साथ में मैचिंग ब्लाउज, चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों में काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक, कान में छोटे-छोटे इयररिंग, हाथ में लाल और हरी चूड़ियाँ, मांग में अबीर नाम का सिंदूर, गले में एक छोटा-सा मंगलसूत्र जिस पर बहुत ही सुंदर तरीके से एस बना हुआ था। आज दिवांशी की खूबसूरती छिपाए नहीं छिप रही थी। अबीर तो बिना पलक झपकाए लगातार दिवांशी को देख रहा था। दादी दिवांशी की तारीफ करते हुए कहती है, हाय मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। रियांश हंसते हुए कहता है, मुझे तो लगता है दादी भाभी को आपकी ही नजर लग जाएगी। रियांश की बात सुन सभी हंसने लगते हैं तो दादी उसे डांटते हुए कहती है, अपनी बत्तीसी दिखाना बंद करो, बच्चों को मैं कभी भी माँ बाप की नजर नहीं लगती। तभी आयशा का ध्यान अबीर पर जाता है जो लगातार दिवांशी को ही देख रहा था। आयशा अपने कंधे से रुद्र के कंधे को टकराते हुए इसे अबीर को देखने का इशारा करती है। रुद्र जब अबीर को दिवांशी को घूरता देखता है तो रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। रुद्र धीरे से अबीर के कानों में पूछता है, भाई भाभी सुंदर लग रही है ना? अबीर खोए हुए ही अपना सर हिलाते हुए कहता है, ब्यूटीफुल। अबीर की बात सुन रुद्र के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है। रुद्र और आयशा जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनके हंसने की आवाज़ से अबीर भी अपने सेंस में आ जाता है। साथ ही सभी का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। रुद्र और आयशा की यूं हंसने और अबीर की हड़बड़ाहट देख दादी उनसे पूछती है, अब तुम दोनों को क्या हुआ, गला फाड़ फाड़ कर हंस रहे हो? रुद्र हंसते हुए कहता है, दादी क्यों ना आप ये बात भाई से ही पूछ लीजिए।
दादी गुस्से में कहती है, मेरे सामने ये पहेलियाँ बुझाना बंद कर, नहीं तो लगाऊंगी एक चाटा खींचकर। अब रुद्र चुप हो गया था और रियांश और शंकर जोर जोर से हंस रहे थे। वही दीवानसी की नजर तो इस पूरे टाइम अभीर पर ही थी। वो चाहती थी अभीर उसकी तारीफ करे, लेकिन अभीर उसे देख भी नहीं रहा था। अब दादी खड़ी होकर दीवानसी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ किचन में ले जाते हुए कहती है, बेटा, मैं तो जब तेरी शादी हुई थी तभी सारी रस्में करना चाहती थी, लेकिन इस बेवकूफ अभीर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, इसकी वजह से कुछ नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, कम से कम मैं तेरी पहली रसोई की रस्म तो कर ही सकती हूँ। दादी के अपने आप को बेवकूफ़ कहने पर अभीर दादी को घूरता है, लेकिन दादी को तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहीं सब एक बार फिर से अपना मुँह दबाए हँसने लगते हैं। पीछे से रेहान कहता है, लेकिन दादी, हमने तो भाभी के हाथ का खाना खा ही लिया है। पहले खा रखा है, तो उनकी पहली रसोई की रस्म कैसे होगी? दादी मुँह बनाते हुए कहती है, मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन हमने तो नहीं चखा ना दीवानसी के हाथ का खाना, तो तू अपना ये मुँह बंद कर। फिर दादी दीवानसी को लेकर किचन में आती है और उसे समझाते हुए कहती है, देख बेटा, तुझे ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ मीठा बना दे। दीवानसी भी हाँ में अपना सर हिला देती है। दादी एक सर्वेंट को दीवानसी की मदद के लिए छोड़कर किचन से बाहर आ जाती है। आधे घंटे बाद दीवानसी सर्वेंट की हेल्प से खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है। सभी फैमिली मेंबर भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। देवांशी ने खीर, पूरी, आलू की सब्जी, सैलेड, रायता बनाया था। दादी इतना सारा खाना देखकर कहती है, बेटा, तुम्हें इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें बस मीठा बनाने को कहा था ना। देवांशी मुस्कुराते हुए कहती है, दादी, वो मेरा मन किया तो मैंने ये सब भी बना दिया। उसके बाद देवांशी सभी को खाना परोसने लगती है। तभी दादी देखती है कि गौरी वहाँ नहीं है। वो एक सर्वेंट से गौरी को बुलाने को कहती है। गौरी अपने कमरे में डरी सहमी सी बैठी हुई थी। कल रात में शंकर की हुई हरकत की वजह से गौरी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नीचे जाए। साथ ही उसे शंकर की दी हुई धमकी से भी डर लग रहा था। शंकर जरूर उससे थप्पड़ मारने का बदला लेगा। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है, जिसे सुन एक बार को गौरी डर जाती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी होकर दरवाज़ा खोलती है। तो इस समय दरवाजे पर वो सर्वेंट खड़ी थी जिसे दादी ने भेजा था। गौरी मैम, दादी ने आपको नीचे डाइनिंग टेबल पर बुलाया है। गौरी धीरे से अपना सर हाँ में हिलाकर छोटे छोटे कदम लेकर उस सर्वेंट के पीछे चलने लगते हैं। नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठ शंकर जैसे ही अपने मुंह में खाने का एक निवाला डालने वाला होता है, अचानक से उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो अपना सर उठाकर सामने देखता है तो सामने से वो सर्वेंट चलकर आ रही थी, लेकिन डाइनिंग टेबल के पास पहुंच वो सर्वेंट जाकर साइड में हो जाती है और उसके पीछे आ रही गौरी सभी को दिखने लगती है। इस समय गौरी ने एक पिंक सिंपल नीले कलर का सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ पल तो शंकर गौरी को देखता ही रह गया, लेकिन जल्द ही उसको गौरी का उसे थप्पड़ मारना याद आता है। शंकर की आंखें फिर एक बार गुस्से से लाल हो जाती है। इस बीच गौरी अपना सर झुकाए आकर रियांश के साइड वाले चेयर पर बैठ जाती है। गौरी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतना लेट अपने रूम में क्या कर रही थी? रियांश गौरी की चिंता करते हुए पूछता है। गौरी एक फीकी से स्माइल करके कहती है, भाई, हम बिल्कुल ठीक है। अब गौरी अपना सर उठाकर सभी को देखती है। आखिर में उसकी नज़र शंकर पर जाती है। और जैसे ही शंकर को इतने गुस्से में देखती है, गौरी का पूरा शरीर कांप जाता है। वो जल्दी से अपना सर नीचे झुका लेती है। देवांशी सभी को अब खाना सर्व कर रही थी। देवांशी सबसे पहले दादाजी और दादी को खाना सर्व करती है, उसके बाद अभीर को। दादी देवांशी से कहती है, बेटा, तुम बैठ जाओ, बाकियों को खाना मेड सर्व कर देंगी। देवांशी भी अपना सर हिलाकर अभीर के साइड में रखे चेयर पर बैठ जाती है। मेड सभी को खाना सर्व करती है। अभीर, रुद्र, रियांश और आयशा ने तो पहले ही देवांशी के हाथ का खाना खाया हुआ था, लेकिन फिर भी रियांश, रुद्र और आयशा बिना तारीफ किए नहीं रह पाए। दादाजी, दादी जी, शंकर और गौरी जब देवांशी के हाथ का खाना खाते हैं, उनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि खाना कितना टेस्टी है। दादाजी खाने की तारीफ करते हुए कहते हैं, बेटा, खाना बहुत अच्छा बना है। दादी भी तारीफ करते हुए कहती है, बेटा, तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है, खाना सच में बहुत टेस्टी है। अबीर को खीर ना खाते देख दादी देवांशी से कहती है, बेटा, अबीर को खीर तो सर्व करो। दादी कहने पर देवांशी जल्दी से एक कटोरी में अबीर को खीर सर्व करती है। अबीर जैसे ही खीर का एक बाइट लेता है, अबीर की आंखें उसके स्वाद को फील करके अपने आप बंद हो जाती है। अबीर को आज तक देवांशी के हाथों की खीर खाकर अपनी माँ के हाथों की खीर की याद आ गई। अबीर को ऐसा लग रहा था जैसे ये खीर उसकी माँ ने ही बनाई है। अबीर जल्दी जल्दी उस खीर के बाउल को भी ख़त्म कर देता है। साथ ही अबीर 2 बार और खीर लेता है, लेकिन अपने ईगो के चलते देवांशी की तारीफ नहीं करता। लेकिन उसके और खीर लेने पर सभी समझ जाते हैं कि अबीर को खीर पसंद आई है। रेयांश अबीर को टीज़ करते हुए अबीर लगता है खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, लेकिन अबीर कुछ नहीं कहता। अगर टेस्टी बनी है तो तू खीर की तारीफ कर सकता है, इससे तेरा कुछ घट नहीं जाएगा।
अब सभी के साथ देवांशी का ध्यान भी अभीर पर ही था। वो कुछ बोलेगा लेकिन अभीर अभी भी अपने ईगो के चलते कुछ नहीं बोल रहा था। दादी सभी को शांत रहने और खाना खाने को बोलती है। तुम सभी चुपचाप खाना खाओ और नहीं तो निकलो यहाँ से, मेरे अबीर को परेशान करना बंद करो। दादी फिर अपना चेयर से खड़ी होकर अपने रूम में जाती है और फिर हाथों में एक बॉक्स लेकर बाहर आती है। वो बॉक्स देवांशी की तरफ करते हुए कहती है, बेटा ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। देवांशी अपना सर नामे हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं दादी माँ, हम ये कैसे ले सकते हैं। दादी देवांशी को समझाते हुए कहती है, बेटा ये नेक है तो अब ज्यादा बात मत करो और इसे रख लो। दादाजी भी दीवानजी को समझाते हुए कहते हैं, बेटा रख लो, इस पर तुम्हारा हक है। दादाजी के कहने पर दीवानजी ज़्यादा बहस किए बिना वो बॉक्स ले लेती है। भाभी इसे एक बार खोल कर दे देखो। आयशा एक्साइटेडमेंट में दीवानजी की बॉक्स को खोलने को कहती है। दीवानजी जैसे ही बॉक्स खोलती है उसके भीतर एक पिंक डायमंड का बहुत ही सुंदर नेकलेस था। उस नेकलेस को देख सभी की आंखें बड़ी हो जाती है और आयशा चिल्लाते हुए कहती है, वाह ये कितना सुंदर है। दीवानजी के चेहरे पर भी उस नेकलेस को देख एक बड़ी सी स्माइल थी। आखिर देवांशी भी एक लड़की थी, उसे भी नए कपड़े और गहने अच्छे लगते थे। देवांशी खुशी के साथ दादाजी और दादी को गिफ्ट के लिए शुक्रिया करती है। फिर सभी ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगते हैं। अबीर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अपनी चेयर से खड़ा होता है। अबीर लिविंग हॉल में रखे सोफे से अपना लैपटॉप बैग उठाता है, साथ ही वो बाकी सभी को अपने साथ चलने को बोलकर बाहर की तरफ निकल जाता है। वो तीनों भी जल्दी से खड़े होकर सभी को बाय कर अभीर के पीछे निकल जाते हैं, लेकिन अभीर कुछ कदम चलकर रुक जाता है। वो बिना पलटे ही कहता है, ब्रेकफास्ट टेस्टी था। अभीर ने सिर्फ कुछ ही शब्द कहे थे, लेकिन ये शब्द ही वहाँ मौजूद हर पर्सन को शॉक करने के लिए काफ़ी था। चेयर पर बैठी ही दिवानसी के कानों में जब अभीर के शब्द गए, दिवानसी की स्माइल और बड़ी हो गई। तभी दादी पीछे से तेज आवाज में कहती है, शाम को ऑफिस से आते वक्त मेरी बहू के लिए गिफ्ट लेकर आना, और अगर नहीं लाए तो तुम चारों को घर में घुसने नहीं दूंगी। दादी ने ये बात खास तौर पर अभीर से कही थी, जिसे अभीर अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो बिना पलटे घर से बाहर निकल जाता है। अभीर और तीनों के जाने के बाद सभी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं और आज दादाजी और दादी को किसी काम से जाना था, इसीलिए वो जल्दी ही वहां से चले गए। अब सिर्फ घर पर आयशा, दिवांशी और गौरी ही बचे थे। दोपहर को 2 बजे अभीर अपने कैबिन में फाइल को चेक कर रहा था, तभी अचानक से उसके कैबिन का डोर एक तेज आवाज के साथ खुला। रियांश, रुद्र और शंकर ने कैबिन में एंटर किया। वो तीनों आकर एक साथ कैबिन में रखे किंग साइज सोफे पर बैठ गए। अभीर उन तीनों को इस तरह भी भीतर आने पर उन्हें गुस्से में घूरने लगा, लेकिन उन तीनों को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अभीर को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां हो ही नहीं। वो तीनों आपस में ही बात कर रहे थे। बहुत देर आपस में डिस्कशन करने के बाद रियांश ने अभीर से सवाल किया, अभीर तूने क्या सोचा है, तू भाभी को क्या गिफ्ट देगा। लेकिन अभीर उनकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर अपना काम करता है। अभीर को अपने आप को इस तरह इग्नोर करने पर रियांश का मुंह बन जाता है। वहीं शंकर और रुद्र उसे देखकर हंसने लगते हैं। रियांश उनके हंसने पर उनके साथ लड़ने लगता है। उन सभी को लड़ता देख अबीर गुस्से से कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और तुम्हें लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, निकलो मेरे कैबिन से। अबीर के गुस्से में चीखने पर सभी कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। सभी के जाने के बाद अबीर वापस अपना काम करने लगता है। शाम के समय दिवांशी, आयशा और गौरी एक साथ बैठे थे। आयशा अपने लैपटॉप में इवेंट की तैयारियां कर रही थी। आयशा के चेहरे से ही मालूम चल रहा था कि वो कितनी टेंस है। दिवांशी और गौरी पास ही बेड पर बैठे थे। दिवांशी पूरे ध्यान से बुक रीड कर रही थी, वही गौरी बड़े गौर से पूरे गार्डन को देख रही थी। साथ ही वो दिवांशी से भी बात कर रही थी। थोड़े समय बाद आयशा उस लैपटॉप को सामने बेड पर रखकर अपना सर दबाने लगती है। आयशा को इतना टेंस देखकर दिवांशी और गौरी का ध्यान भी इस तरफ जाता है। आयशा को इतना परेशान होता देख दिवांशी पूछती है, आयशा दी आपको क्या हुआ, आप इतनी टेंस क्यों हो। दिवांशी का सवाल सुन आयशा गहरी सांस लेकर कहती है, कुछ नहीं भाभी, अगले हफ्ते मेरा एक इवेंट है और मुझे उसके लिए कोई नया आइडिया नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। आयशा की बात सुन गौरी धीरे से कहती है, आयशा दी क्या हम कुछ मदद करें। गौरी की बात सुन आयशा एक स्माइल के साथ कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम और भाभी मुझे कोई आइडिया सजेस्ट करो ना, जिसका यूज मेरे इवेंट में हो सके। आयशा अपना लैपटॉप दिवांशी और गौरी की तरफ करती है। वो दोनों बहुत देर तक सोचते हैं, तभी गौरी को एक आइडिया आता है। गौरी आयशा को अपना आइडिया बताती है, जिसे सुन आयशा के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। आयशा गौरी की तारीफ करते हुए कहती है, वाह गौरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, यू आर जीनियस, थैंक यू सो मच। आयशा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गौरी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। गौरी कुछ सोचते हुए आयशा से कहती है, आयशा दी क्या मैं एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें कुछ पूछने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं है। आयशा गौरी को समझाते हुए कहती है, आयशा दी आप दिवांशी दी को भाभी कहती है और दिवांशी दी आपको आयशा दी कहती है, ऐसा क्यों। गौरी का सवाल सुन आयशा और दिवांशी मुस्कुराने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया, आप दोनों हंस क्यों रहे।
गौरी का हिचकिचाना और आयशा अपना हंसना बंद करती है। आयशा गौरी को समझाते हुए कहती है, गौरी मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो मैं भाभी से उम्र में बड़ी हूँ, इसीलिए भाभी मुझे आयशा दी कहती है, और भाभी मुझसे रिश्तों में बड़ी है, इसीलिए मैं उन्हें भाभी कहती हूँ। वो तीनों आपस में इसी तरह हंसी मजाक करते हुए बात कर रहे थे। तभी गार्डन में एक साथ 4 गाड़ियां आकर रुकती है। उन गाड़ियों में से एक एक कर रुद्र, रियांश और शंकर उतरते हैं, और सबसे लास्ट में अभीर उतरता है। सभी को वापस आया देख गार्डन में बैठी तीनों लड़कियों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन गौरी जैसे ही शंकर को देखती है, वो डर से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। वो रुद्र, रियांश और शंकर चलकर उन तीनों के पास आ जाते हैं, लेकिन अभीर सीधा घर के अंदर चला जाता है। अभीर के इस तरह जाने पर देवांशी के चेहरे की स्माइल फीकी हो जाती है। वो तीनों चलकर उनके पास आते हैं। गौरी जल्दी से बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। गौरी के जाते हुए शंकर भी अपनी काली आंखों से देख रहा था। रुद्र और रियांश अपने पीछे से एक ही गिफ्ट बॉक्स निकाल कर दिवांशी को देते हुए कहते, भाभी ये लीजिए आपका तोहफा। रुद्र ने दिवांशी को एक बहुत ही सुंदर ज्वेलरी गिफ्ट की थी। वहीं रियांश ने दिवांशी को एक महंगी चॉकलेट से भरा हुआ बॉक्स दिया था। रियांश के गिफ्ट को देखकर तो दिवांशी का चेहरा खिल उठा था। वो बड़ी ही खुशी से उस सभी चॉकलेट को देख रही थी। अपने गिफ्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से रियांश एक विनिंग स्माइल के साथ रुद्र को देखता है, जिसे रुद्र बिल्कुल चिढ़ जाता है। तभी उनके पीछे से शंकर आता है। वो अपने हाथ में पकड़े BMW कार की चाबी दिवांशी को पकड़ाते हुए कहता है, भाभी मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। ये सब कहते हुए शंकर के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी। दिवांशी अजीब तरह से चाबी को देखते हुए कहती है, लेकिन मैं इस चाबी का क्या करूं? दिवांशी की बात सुन रुद्र और रियांश अब अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। वो चाहकर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। उन दोनों के इस तरह हंसने पर शंकर को अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। शंकर अब वापस दिवांशी की तरफ अपना रुख करते हुए कहता है, भाभी ये आपका गिफ्ट है। दिवांशी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, लेकिन हमें तो कार चलाना आता ही नहीं है। रियांश पीछे से मुस्कुराता हुआ कहता है, कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको कार चलाना नहीं आता तो हम आपको सिखा देंगे। रियांश की बात सुन अब दिवांशी चहकते हुए कहती है, क्या सच में? रियांश अपना सर हाँ में हिला देता है। दिवांशी अब खुश होते हुए उस चाबी को ले लेती है। साथ ही शंकर पास खड़े एक गार्ड को इशारा करता है। वो गार्ड जल्दी से एक ब्राउन कलर का बड़ा टेडी बियर लाकर शंकर को पकड़ा देता है। शंकर उस टेडी को दिवांशी को देते हुए कहता है, भाभी ये लो आपके लिए एक और गिफ्ट। उस टेडी को देख दिवांशी के चेहरे और खिल उठते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने बारे में भी कुछ लिखें। जिसका कमेंट अच्छा होगा मैं उस कमेंट को पिन करूँगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।